दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिस सीरीज के माध्यम से जो बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स 1 है, उस अप्लाइड फिजिक्स 1 का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों को कंप्लीट कर और सारा का सारा डिटेल से आपको बता दे रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसका अलग अलग पार्ट्स आएगा। इसमें हम लोग इस जो अभी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज में हम लोग केवल और केवल अभी एमसीक्यू कवर करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू है, सारा का सारा आपको कवर मिल जाएगी पूरा इस सीरीज में। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आएगी, जिसमें आज हम लोग लेक्चर 1 कवर कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चंस का सीरीज कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में 20 क्वेश्चंस पूछेगी। और आपको इतना हम गारंटी और श्योर कर दे रहे हैं ना कि आप जितना भी हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे ना अप्लाइड फिजिक्स 1 का, उतना आप टोटल सब जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो और सारा का सारा ऑफिशियल क्वेश्चंस करवाएंगे, ये श्योर रहिएगा। और बढ़िया से सब लोग शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर जरूर देखिएगा और पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा और याद करिएगा। और देखिए एक चीज और, अगर आप अप्लाइड फिजिक्स 1 का थ्योरी बढ़िया से कवर कर लिया ना, तो एमसीक्यू ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। इसीलिए थ्योरी पढ़ने के लिए आज ही डाउनलोड करिए H2O स्टडी का एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां से मिनिमम फी में सारा सब्जेक्ट का थ्योरी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एमसीक्यू सब कुछ वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो सब लोग जरूर उसको डाउनलोड करके और वहां पे जरूर इनरोल करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का जो सेशन है हम लोग का सेशन नंबर 1 है। और ये ध्यान रखिएगा, ये रेगुलर वाले लोग भी कवर करिएगा और जिनका कैरी है, कैरी वाले लोग भी कवर करिएगा। अगर कैरी खत्म करना है तो ये सीरीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी अभी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये सेमेस्टर वाला चैनल पे, सभी सीरीज आपको अच्छे से सबको कवर करना है। चाहे आप अभी भी देखिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा और जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया था, सो देखिएगा, यूनिट ऑफ इनर्शिया। और एक एक करके हम डिटेल से समझाते हुए चलेंगे। खाली ऐसा नहीं कि बस टिक लगा देंगे और आगे बढ़ गए, नहीं, पहले क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद ऑप्शंस को भी समझाएंगे और सही बताएंगे क्या होने वाला है। सो तो देखिए, यूनिट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की बात किया जाए तो इनर्शिया कहाँ पे देखने को मिला होगा, आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो इनर्शिया न्यूटन्स का जो मोशंस ऑफ लॉ ऑफ मोशंस है ना, उसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वहां पे आपको देखने को मिला होगा, जिसको जड़त्व के नाम से जानते हैं। इनर्शिया मींस कि जड़त्व, हिंदी में इसको बोला जाता है। और जड़त्व जनरली कहाँ पे आती है, जहां पे मास होता है, मास यानी द्रव्यमान। तो यानी इनर्शिया एक प्रकार का क्या है, द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा। तो क्या उसका यूनिट पूछा गया, तो क्या सेंटीमीटर होगा, नहीं, सेंटीमीटर एक लेंथ का यूनिट है। ठीक है, सेंटीमीटर अगर मेजरमेंट करना तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। केजी, अगर केजी की बात किया जाए तो केजी को मास में मेजरमेंट करते हैं। यानी अगर यूनिट ऑफ, देखिए यूनिट पूछा है आपसे, डायमेंशन नहीं पूछा है आपसे, ओनली फॉर यूनिट पूछा है। तो यूनिट ऑफ इनर्शिया की बात किया जाए तो इनर्शिया का यूनिट हम लोग केजी बोल सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया एक प्रकार का मास है और मास का यूनिट केजी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। और ये देखिए, ये एक डायमेंशन है, डायमेंशन है, यहाँ पे देखिएगा एम एल स्क्वायर। एम मीन्स की क्या हो जाती है, मास, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है, ये एम एल स्क्वायर है। अब हम आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप बढ़िया से थ्योरी पढ़े हैं और हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएं, तो अपने को ये बता दीजिएगा नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ये किस चीज का फॉर्मूला है। सो ठीक है ना, ये जरूर आप बताइएगा मेरे को, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला है। सो ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया था डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म। देखिए, जब भी डायमेंशंस हम आपको पढ़ा रहे थे, वहां पे हम हमेशा आपको बोलते थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो होती है वो MLT के फॉर्मेट में रहता है। और यहाँ पे एक बात कर दिया गया है कि कांस्टेंट टर्म का, और कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन जो होता है ना, कुछ होवे नहीं करता है। कांस्टेंट टर्म का कुछ भी डायमेंशन नहीं। तो कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म जैसे कि शून्य, जीरो, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सब का अगर डायमेंशन से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होती है कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कांस्टेंट टर्म के फॉर्मेट में रहती है। उसका डायमेंशन जो होती है वो क्या देखने को मिलेगा, M0, L0, T0 देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, अब वेक्टर क्वांटिटी हैज, वेक्टर क्वांटिटी की बात किया जा रहा है। देखिए, क्वांटिटी दो प्रकार का होती है, एक
स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, उसको हम लोग जनरली वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हमसे वही पूछा जा रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या मैग्नीट्यूड ओनली होती है? क्या इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होती है क्या? या डायरेक्शंस ओनली होती है? तो देखिए, अगर केवल और केवल मैग्नीट्यूड है तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, जिसको ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, डिफिनीशन ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम। अगर फोर्स का डिफिनीशन पूछा गया तो फोर्स का डिफिनीशन कहाँ से आता है? तो देखिए, फोर्स का डिफिनीशन की बात किया जाए तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वहां से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेकेंड लॉ से बात किया जाना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड प्राप्त होती है, जैसे F बराबर a में होता है। ये जनरली कहाँ से मेरे को मिलती है? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या मारना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कहाँ से प्राप्त होती है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ को हम लोग जनरली इनर्शिया लॉ भी हम लोग जनरली बोलते हैं, या गैलीलियोज का भी नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियोज लॉ, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो जनरली यहाँ से मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, वो थर्ड लॉ से मिलती है। थर्ड लॉ के ही सिद्धांत पे आपको देखिएगा कि जो रॉकेट उड़ती है, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुई है, आप लोग देखे होंगे चंद्रयान 3 लॉन्च हो रही थी, तो देख रहे हैं वो कैसे नीचे धुआं छोड़ रही थी और ऊपर की ओर भाग रहा था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के माध्यम से ऊपर जा रहा था, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ काम कर रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स हिट में है। नेक्स्ट देखिएगा, द फार्मूला ऑफ द इम्पल्स। देखिए, इम्पल्स की बात कर रहा है, इम्पल्स मीन्स होता है आवेग, ठीक है। तो आवेग का बात किया जा रहा है, तो इम्पल्स बराबर होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी न्यूटन कहने का मतलब कि फोर्स इंटू टाइम। देखिए, इम्पल्स मतलब कि कोई भी बॉडी के ऊपर क्षणिक समय के लिए, यानी एकदम कुछ समय के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है ना, वही चीज इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स है क्या? फोर्स इंटू अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल, ये इम्पल्स है क्या? फोर्स इंटू अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स इंटू अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बराबर होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। और मास इंटू फोर्स, ये अलग है, मास इंटू फोर्स। फिर मास इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा करेक्ट। लिख लीजिएगा, फार्मूला आपसे भी डायरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे फार्मूला भी डायरेक्ट पूछता है, विच इज द करेक्ट रिलेशन। इसमें से देखिए तो कौन सा करेक्ट रिलेशन है? तो इसमें देखिएगा, भी है, ओमेगा है और आर है, इस तीनों के बीच का रिलेशन देखा जाए ना तो भी बराबर आर ओमेगा होती है। आपको बताए थे भी बराबर क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ये होती है। आर बराबर क्या होता है? रेडियस भी होता है। और ये ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, भी बराबर आर ओमेगा है, भी बराबर ओमेगा अपॉन में आर, ओमेगा बराबर भी अपॉन में आर। अगर यहाँ से ओमेगा निकाले तो भी अपॉन में आर, ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। रिलेशन भी याद रखना है आपको। देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, जब एगो जो बॉडी हो, बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे मूव करेगी? यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करती है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? एफ बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, सर्कुलर पाथ, द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यहाँ से पूछा जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अच्छा, जनरल फार्मूला देखा जाए तो जनरल फार्मूला एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। तो देखिए, मास 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 तो हियो है, और ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से देखिए तो क्या बन जा रहा है? भी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी ये भी स्क्वायर अपॉन में आर, ये बन जा रहा है एक्सेलरेशन। और ये मास मास तो दोनों में इक्वल है, ये जनरल फोर्स है और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों में तो मास कांस्टेंट है, और एगो में एक्सेलरेशन ए है, और जब सर्कल की तरफ घूमेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी स्क्वायर अपॉन में आर बन जाता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है, यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ए बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, फिर से वही बोल रहा है कि एगो जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए सर्कल रीचेज द सेम पॉइंट, देन वर्क डन इज, देखिए ऐसे ए से चलना शुरू किया, ए से चल रहा है, फिर ए के पास आ गया,
मतलब ए से चलना शुरू किया और फिर ए के पास ही पहुंच गया, तो वहां पे जो किया गया इसके यानी इस बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन, तो वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो ठीक है लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिएगा, जहां से चलना शुरू किया फिर वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो किया गया वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉट ए मैक्सिमम नॉट ए मिनिमम, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्या देखिए लुब्रिकेंट की बात किया जा रहा है, लुब्रिकेंट मीन्स होता है स्नेहक। लुब्रिकेंट मतलब कि अगर आप फेयर लवली लगाते होंगे तो एक प्रकार का लुब्रिकेंट है, नहीं देखते हैं गाल पे लग गया तो ऐसे करके रगड़िएगा तो स्लिप मारेगा, वो है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब कि ग्रीस मोबिल पोतते हैं ना, ओठलाली लगाते हैं, ये सब क्या है, वो सब लुब्रिकेंट ही है, मतलब फ्रिक्शन को सब कम कर देती है। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या बढ़ाता है, नहीं, फ्रिक्शन को कभी भी नहीं बढ़ाता है। आप लोग देखते होंगे जनरेटर में या फिर मशीन में ग्रीस लगाया जाता है, मोबिल लगाया जाता है ताकि कम रगड़ खाए। आपके साइकिल में साइकिल का जो चैन होगा ना, देखिएगा जब साइकिल का चैन सूख जाता है तो रच्चा रच्चा आवाज़ करने लगता है, तो वहाँ पे जनरली हम लोग तेल डालते हैं, साइकिल का तेल, जिससे कि वो आवाज़ बंद हो जाता है और आसानी से और फ्री चलना शुरू कर देता है। वो जो लुब्रिकेंट है ना, वो लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। इंक्रीज द फ्रिक्शन, ना ना ना, डिक्रीज द फ्रिक्शन, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, और क्या करेगा, डिक्रीज करती है, फ्रिक्शन को कम करता है। अगर और इसको चेक करना है ना, तो आप क्या करिए कि चप्पल के नीचे ग्रीस या मोबिल लगा दीजिए और उसको जहाँ आपका चापाकल होगा ना, उस चापाकल के फर्श पर चलिए, तो आपको और बेहतरीन तरीका से एग्जाम्पल पता चल जाएगा कि लुब्रिकेंट कर क्या सकता है। पता चलेगा कि दांत मुंह तोड़ कर बैठ गए हैं, मत करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द फार्मूला ऑफ पावर, पावर का फार्मूला देखिए पूछा जा रहा है, तो पावर बराबर यानी शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी वर्क अपॉन में टाइम, यही होती है पावर बराबर वर्क बटा टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटा समय है क्या ऑप्शन में, है ये नहीं है, इसको दूसरा चीज में चेंज करते हैं। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में नीचे टाइम डाल दे। अब यहाँ पे पावर बराबर फोर्स को फोर्स रहने दीजिएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी अपॉन में समय, तो दूरी अपॉन में समय बराबर वेलोसिटी डाल देते हैं। तो देखिए तो यहां से पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी आ रहा है, तो पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी बन गया है ऑप्शन। पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर। पावर बराबर वर्क डन इनटू टाइम नहीं, वर्क डन इनटू एनर्जी, फोर्स इनटू एनर्जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही। नेक्स्ट देखिएगा, ए बॉडी ऑफ मास ए मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालिएगा, हाफ mv² के बराबर निकलती है काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर निकलता है। अगर आपसे मैकेनिकल एनर्जी पूछे, मैकेनिकल एनर्जी पूछे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, यही काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम बराबर मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ mv², यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बन। 11 के बाद देखिएगा 12 क्या बोल रहा था कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल काउजेज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, देखिए बाहर से ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर का जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना सब अब्सेंस है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर का जो टोटल एनर्जी रहेगी ना, वो क्या रहेगा, वो रहेगा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। जब बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है ना तब वो चेंज होती है। जैसे नहीं देखते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ते रहिएगा और बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा, और अगर बाहर से कोई एक आध को कोई आ गया ना, वो अगल बगल वाला, तो वो चढ़ा देगा, गार्जियन में के चढ़ा देंगे कि अरे ओकर बेटवा इसे कर लो, ओकर बेटवा इसे कर लो, ओकर बेटवा के नौकरी लग गया, ओकर बेटा के 85% आया, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यानी जैसी एक्सटर्नल, वो एक तरह का एक्सटर्नल काउजेज आ गया, अब एक्सटर्नल काउजेज आ गया तो आपका दिमाग फिर कांस्टेंट नहीं रहा, आपका दिमाग फिर वेरिएबल हो गया, आप दिमाग में हजार कुछ चलने लगेगा, या तो आप उसको गरियाइएगा, अरे भाग ले यहाँ से, हम नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा भी समय ना आएगा, वो हमसे पहले पढ़ना शुरू किया था इसीलिए वो आज आगे बढ़ गया। यार हमको भी उतना समय दो ना, हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, उसको तो ये सब पता नहीं है और बड़का बड़का बातें बोलना शुरू कर दिए। तो
यहाँ से एक्सटर्नल काउजेज आ जाती है ना, तो फिर टोटल जो सिस्टम का एनर्जी जो होता है ना वो वेरिएबल हो जाता है। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स कोशिश करिए कि नहीं ही लगे आपके ऊपर ना तो बेटर है। उन्हें तो पड़ोस वाला को और क्या चाहिए, मजा चाहिए। हम लोग इसी में खुश रहता है, उसको मतलब नहीं है आपका सक्सेस से, उसको मजा मिल रहा है, ताना मार रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, काजेज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इस क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट रहती है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं रहेगा तो आराम से कॉन्स्टेंटली अपना काम करते रहेगा और बढ़िया कर लेगा, समझे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन था टॉर्क। टॉर्क और मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन देखिएगा, ये है टॉर्क है, मोमेंटम है, फोर्स के बीच का रिलेशन। तो इसका जो रिलेशन होती है ना, टॉर्क बराबर वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या बनती है, देखिएगा टॉर्क बराबर ये है फोर्स, फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रूप में रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर बनती है यहाँ पे। तो आर के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा हुआ है, तो इसका फाइनल रिजल्ट ये बनेगा। अब यहाँ पे सवाल उठते हैं, सर ये तो मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ था और टॉर्क, ये तो यहाँ पे आप डिस्टेंस ले रहे हैं, आप मोमेंटम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मत सोच लीजिएगा टॉर्क बराबर, चलिए ये दोनों हो जाएगा, पी और एफ इसमें दोनों है, मोमेंटम और फोर्स, ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपको भटकाने के लिए ये दे दिया हुआ है, ठीक है। तो टॉर्क मीन्स मोमेंट, मोमेंट मतलब कि घुमाव, घुमाव बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको ना हम अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पोजीशन से बताए हुए, यहां से एकदम 100% श्योर रहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एगो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, एगो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कहां से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी एक्सिस और ये जो सेंटर है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, और इस प्लेन के क्या है, ये प्लेन के एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है, ऐसे गोले गोले घूमेगी। तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है, उस सिचुएशन में उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगी, एम आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है, एम आर स्क्वायर के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाए। 14 के बाद देखिएगा 15, क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन या गायरेशन इंक्रीजेज, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज नया वर्ड है, रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेज। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन किसको बोला जाता है, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन एक प्रकार का लेंथ है, और रेडियस ऑफ गायरेशन उस लेंथ को बोला जाता है जिस लेंथ से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हम रस्सी यहाँ पे सेंटर पे इसको बांध दिए हैं और यहाँ से हम यहाँ से एक आर डिस्टेंस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। जब आर डिस्टेंस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम होगा, मतलब ये समझ में आया एंगल ऑफ गायरेशन। अब एंगल ऑफ गायरेशन समझ में आ गया, तो फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मान ले तो उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, रिमेन द सेम रहेगा या नन ऑफ दीज रहेगा। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, आप क्या करिए ना, एक छोटा सा रस्सी, मतलब छोटा नहीं, एक छोटा सा पत्थर लीजिए और एक रस्सी ले लीजिए। अब क्या करिएगा ना, जब रस्सी का लंबाई छोटा रहेगा, एक फिक्स डिस्टेंस तक रहेगा, और अगर उसको गोले गोले घुमाएगा ना तो बहुत स्पीड से बढ़ेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, पूरा फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम में पूरा तेजी से बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं, यानी रस्सी के लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे रस्सी के लंबाई को बढ़ाइएगा ना तो एंगुलर वेलोसिटी कम होते रहेगा। आप ये चेक कर लीजिएगा, रस्सी का लंबाई बहुत बड़ा रख दीजिए और ऐसे धर के गोले गोले घुमाए तो घूमबो नहीं करेगा, लेकिन रस्सी की लंबाई को छोड़ करके और एगो छोर हाथ से पकड़ लीजिएगा, दूसरा छोर पर पत्थर बांध दीजिएगा और उसको गोले गोले ऐसे करके घुमाइएगा तो बढ़िया घूमेगा। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन यानी रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे ना तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सब प्रैक्टिकली, फिजिक्स आपको सब कुछ दिख जाएगा नेचर में। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन मीन्स की चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम,
चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, ये जहाँ पे रिलेशन होती है ना उसको बोला जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, इसको नो यूनिट, इसका किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका न किसी प्रकार का कोई डायमेंशन होता है, कोई डायमेंशन है, नो डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ये सेम यूनिट का प्रोपोर्शन है, अनुपात है। जैसे स्ट्रेन ई से डिनोट करते हैं तो डेल एल अपॉन में एल, ये एक प्रकार का स्ट्रेन है। डेल भी अपॉन में भी, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ई बराबर डेल ए अपॉन में चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। तो ये सब क्या है? ये सब एक स्ट्रेन है। इसको हम लोग बोलेंगे, जहाँ पे लंबाई रहती है उसको लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम रहती है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, जहाँ पे एरिया रहता है उसको एरियल स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग जनरली। तो स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, बिल्कुल सही, ये भी सही है। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलता है एग्जाम में, देख लीजिए बढ़िया से एकदम, और अच्छे से सब कुछ समझते हुए चलिएगा और पढ़िएगा जरूर। डेली के डेली सेशन अपलोड होगी, बढ़िया से पढ़िएगा और एकदम मिस मत करिएगा। और जो अदर सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट आपको इसका हम स्पेशल प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा एकदम। अगली बार कैरी नहीं लगना चाहिए, और अगली बार मैसेज गोड़ पढ़िएगा नहीं, मैसेज कर करके सर कैसू सर करवा दीजिए, सर कैसू सर पास करवा दीजिए, आप ही के भरोसे हैं। क्या करें सर, पिछले बार हम मिस कर गए, आपको हम नहीं देखे, मेरा दोस्त तो निकाल लिया आपको देख कर, वो हमको बताया भी नहीं। ऐसे मत करिएगा। और उन लोगों को भी बोलेंगे जिन लोगों तक लेक्चर पहुंच पा रही है, आप लोग भी शेयर करिएगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आप ग्रुप बना के रखें, ताकि सब लोग तक पहुंच सके बढ़िया कंटेंट और उनको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक ना। ये आपका जिम्मेदारी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्रेशर। इज प्रेशर की बात किया जा रहा है तो प्रेशर मीन्स होता है दाब। तो दाब बराबर होता है क्या? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो दाब यानी प्रेशर, तो प्रेशर बराबर होता है क्या है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये प्रेशर और इसका एक और स्ट्रेस का भी सेम यही यूनिट होता है। स्ट्रेस मीन्स होता है प्रतिबल, स्ट्रेस बराबर भी सेम वही होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का यूनिट सेम है। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर बराबर भी फोर्स अपॉन में एरिया, यानी फोर्स इनटू एरिया नहीं। देखिए ये सब कभी कभी ना, मतलब कभी कभी होता है ना कि गड़बड़ हो जाती है, मतलब आप जान रहे हैं उसके बावजूद भी आप गलत करके आ जाइएगा। बहुत सारे लोग फोर्स इनटू एरिया मार के आ जाते हैं, उस समय थोड़ा मतलब नहीं होती है कि अरे हम जान रहे थे लेकिन क्या करें, उस समय ऐसा दिमागे हुआ ना कि कुछ पत्ते नहीं चला, सूझ ही नहीं रहा था काम हमारे। तो थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक और ध्यान से मारना। 2 नंबर बहुत मायने रखेगा आपका, 2 नंबर नहीं 1 नंबर। 20 को एमसीक्यू रहता है, 20 को में कम से 28 नंबर पे पासिंग है आपका। 20 को एमसीक्यू रहेगा, 20 में 20 सही कर दीजिएगा तो समझ रहे हैं। 8 नंबर थ्योरी से आप नहीं ले आइए पाइएगा, पास तो ऐसी होगा। अब रही कि अब हमको बढ़िया नंबर लाना है तो थोड़ा बढ़िया थ्योरी पर मेहनत करेंगे, और थ्योरी बढ़िया मेहनत करने के लिए आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन और इससे मिनिमम फी H2 स्टडी से बेटर आपको नहीं मिलने वाला। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप एक बार अजमा कर देखिए, बिल्कुल समझ में आपको आने वाला है, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एकदम अपना लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को आप चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हो, उस लैंग्वेज में ही आपको हम करवाए हुए हैं, ठीक ना। तो जरूर उसको देखिए। देखिए प्रेशर की बात किया जा रहा है तो प्रेशर क्या? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर। देखिए यहाँ से 2 चीज होती है, एक होती है कोहेसिव फोर्स, एक होता है अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स, तो देखिए कोहेसिव फोर्स सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है, सेम पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो जहां सेम पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगी वहां पे कोहेसिव बोलेंगे। अधेसिव फोर्स कहां? डिफरेंट पार्टिकल्स, ये डिफरेंट पार्टिकल, जैसे लिपस्टिक लगा रहे हैं, फेयर लवली लगा रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, ये फेस वॉश तो खत्म हो जाती है, पानी से धुल आ जाता है, लेकिन फेयर लवली लिपस्टिक सबसे बढ़िया एग्जांपल अधेसिव फोर्स का। एगो ओठ रहेगा, एगो लिपस्टिक, दोनों चिपक जाएगा। तो वहां पे कौन सा फोर्स के चलते दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जा रहा है? तो वहां पे अधेसिव फोर्स काम कर, ठीक है। जैसे व्हाइट बोर्ड पे आप मार्कर से लिख रहे हैं, तो एक व्हाइट बोर्ड दूसरा मार्कर, वहां पे भी अधेसिव फोर्स। पेन पेंसिल से आप पेपर पे लिख रहे हैं, वहां पे कौन सा फोर्स? अधेसिव फोर्स
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स अधेसिव फोर्स, और सेम सेम पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल देखिए, दो ड्रॉप पानी का ड्रॉप पास में रखिएगा, दोनों पनिया का ड्रॉप आपस में मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, वहां पे जो फोर्स लग रही है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए चावल अगर आप बना रहे हैं ना, तो चावल का छोटी छोटी दानाएं जो होती है ना, देखिएगा एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो और ना मैं समझ में आ गया होगा अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। तो देखिए हमसे कोहेसिव फोर्स की बात किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स किस में होता है? मरकरी में, वाटर में, केरोसिन ऑयल में, नन ऑफ दिस। सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स आपको मरकरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह का अगर आपके पास कंटेनर है, अगर इसमें हम लोग मरकरी डालेंगे ना, तो देखिएगा ये इस तरह का मेनिस्कस बनाता है, कॉन्वेक्स उत्तल की तरह। ठीक है ना। तो कोहेसिव फोर्स इसमें ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स है इसका सब देखिए एक दूसरे से सिकुड़ रहा है। सिकुड़ मतलब सब एक दूसरे के पास आना चाह रहा है, पास आने के चलते देखिएगा बिचवा में उठ जाता है, बिचवा में उठ जाता है। तो ये किसका है? ये है Hg का। जबकि वाटर का देखिएगा, तो वाटर में क्या होता है? वाटर में देखिएगा इस तरह से बनता है मेनिस्कस, यहाँ पे इस तरह से, तो वहां पे ज्यादा अधेसिव फोर्स लगती है। तो वाटर का जो पार्टिकल्स है ना, ये जो ग्लास है, इस ग्लास की दीवार से आके चिपकने का चाहता है, दीवार से आकर चिपकना चाहते हैं, इसको यहाँ मजा मिलता है। इसीलिए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा रहती है, कहाँ पे? वाटर में। और कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहती है कहाँ पे? पारा में। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर मरकरी, Hg हो जाएगा। 18 के बाद देखिएगा 19। 19 बोलता है कि इन कंडक्शन हीट ट्रांसमिटेड बाय द प्रोसेस। देखिएगा अगर हीट का ट्रांसमिशन की बात किया जाए ना, तो 3 प्रकार से हीट आगे बढ़ सकता है। कंडक्शन, एगो कन्वेक्शन, एगो रेडिएशन। तीनों का अलग अलग कंडीशन है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कंडक्शन की बात किया जा रहा है। तो कंडक्शन मतलब कि आप लोग अगर दाल छनकाते होंगे, भुंजिया भूंजते होंगे, तो देखते होंगे कि कलछुल छूट गया, डब्बू छूट गया, या फिर वो जो कमटा होता है ना, कमटा छूट गया कड़ाही पर ही, ऊपर से ढकना से ढक दिए, और फिर देखिएगा फिर देखिएगा जब कमटी वहां से हटाइएगा ना, कमटा, तो कमटा वो गर्म हो जाएगा। तो वहां पे किससे चलते गर्म हो गया? कंडक्शन के चलते। इस तरह का कड़ाही रहता है। कड़ाही में देखिएगा गैस तो यहाँ पे जलती है, गैस तो यहाँ पे जलती है, देखिएगा गैस यहाँ पे जल रही है इस पोर्शन पे, लेकिन पूरा कड़ाही गर्म हो जाता है। कैसे? कंडक्शन के चलते। क्या होता है कि अगर यहाँ वाला पार्टिकल्स गर्म हो गया ना, तो ये पार्टिकल अपने जगह पर ही रहेगा, और ये हीटवा को क्या करेगा? बगल वाला के पास ट्रांसफर कर देगा, बगल वाला के पास ट्रांसफर कर देगा हीटवा को। तो ये जनरली होता है कंडक्शन में। ये कंडक्शन जलता नहीं है, मतलब इसके अंदर जलन की भावना नहीं है। जैसे आज के समय में ना मैक्सिमम लोग जलन उसके अंदर भरा हुआ है। नहीं, हम पास हो गए तो बगल वाला के थोड़ी ना पास होने देंगे। अरे यार, एक जिंदगी है, जल के राख हो जाइएगा। मोहब्बत से पूरी दुनिया को आप अपने कैप्चर में कर लीजिए, और जिंदगी जीना है ये है। जलने से अच्छा है कि मोहब्बत करते चल, अच्छा रहेगा। मुस्कुराते रहिए, सबको आगे बढ़िए। तो कंडक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये पार्टिकल्स क्या करेगा? पार्टिकल्स तो अपने जहां पे हीट लग रही है वहां पे तो वो गर्म हो जाएगा। अब वो गर्म होने के बाद अपना जगह लेकिन छोड़ेगा नहीं, अपने जगह पर रहेगा। बस वो हीटवा को बगल वाला पार्टिकल्स के पास ट्रांसफर करते जाएगा, और वही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। उसी को बोला जाता है कंडक्शन। यानी अपना मेन पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, या जो पार्टिकल्स मीडियम का जो पार्टिकल्स वो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ना ना, पार्टिकल्स रिमेन द सेम प्लेस। पार्टिकल्स जो है अपने जगह पर रहता है, एंड हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, और हीट एनर्जी ट्रांसमिट करता है कौन में? कंडक्शन में। तो इसको ऑप्शन नंबर बी। जबकि अगर कन्वेक्शन की बात किया जाए, कन्वेक्शन की बात किया जाए तो इसमें जनरली क्या होता है? संवहन इसको बोलते हैं, और कंडक्शन मीन्स की चालन, और एगो रेडिएशन मीन्स की विकिरण। संवहन में जैसे पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होती है ना, उसमें पार्टिकल्स का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे कभी पानी गर्म किए होंगे तो देखिएगा, अगर इसमें पानी डाल देंगे ना, तो पनिया यहाँ गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद वो ऊपर की ओर पनिया भागेगा। इसीलिए देखते होंगे पानी में हमेशा
अगर पानी को आप गौर से देखिएगा ना गर्म होते हुए, तो नीचे से लगता है ना, नीचे से कुछ ऊपर पनिया उठ रहा है, उठ रहा है। अब एकदम गौर से ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी गर्म करिए, तो देखिएगा नीचे से पनिया ऊपर उठेगा। तो वहां पे क्या अपना मेन पोजीशन छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ा तो यहाँ पे खाली जगह बची, अब बगल से क्या करेगा, दौड़ेगा। बगल वाला ठंडा पानी क्या है, दौड़ेगा, दौड़ेगा तो यहाँ पे फिर भरेगा उस जगह को और फिर गर्म होगा, वो भी गर्म होगा। तो सेम प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। और एक होती है रेडिएशन। रेडिएशन में किसी प्रकार का कोई मीडियम का जरूरी नहीं है, वो ऐसे ही चलता है। जैसे सूर्य से लाइट आ जाती है हमारे पृथ्वी तक, वो रेडिएशन के माध्यम से, हीट आ जाता है पृथ्वी तक रेडिएशन के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अपना मेन पोजीशन को छोड़ता नहीं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर फॉर, विशिष्ट उष्माधारिता सबसे ज्यादा किसका होता है वो पूछा जा रहा है। आपके पास एयर है, वुड है, आयरन है और वाटर है। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात किया जाए सबसे ज्यादा, तो इस चारों में किसका है, वाटर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए 20 को हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको 20 अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डेड में क्या होती है कि, और ये थ्योरिटिकल पोर्शन है ना, तो इसमें आपको ज्यादा समय का जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक करके डिटेल से समझाते चलेंगे। इसमें थोड़ा समय कम पास होती है, यानी कम समय में और बेहतरीन चीज हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, और डेली बढ़िया से सब लोगों को पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ये नहीं कि अच्छा एग्जाम का नोटिस आएगा ना तब पढ़ेंगे ना, हाँ तब फिर बढ़िया है, प्यार करिएगा। ठीक है ना, तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। हर एक सेशन में आपको हम 20-20 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे और सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। जाते जाते सब लोग वीडियोस को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी इसका पार्ट 1 था, लेक्चर नंबर 1 था। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फिजिक्स 1 का, हर एक सब्जेक्ट का सारा डिटेल से सब कुछ कवर करवा देंगे। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थ्योरी पढ़ते रहिएगा, थ्योरी पढ़िएगा तो सारा का सारा ये सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस खाली एक नज़र देख लेनी है, सब कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।